डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना से कोरोना महामारी को देखते हुए जो वीडियोस निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस को रोज़ देखते होंगे, लाभान्वित होते होंगे। दरअसल जो कि वाणिज्यवाद एक बहुत ही गहरा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लस इसके हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। इस संदर्भ में मैंने वाणिज्यवाद को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसका हर पॉइंट एक क्वेश्चन है। अब बाकी जो टॉपिक्स होते हैं उनमें एक जो क्वेश्चन होता है उसमें जैसे पार्ट होते हैं, जैसे या फिर पूरा का पूरा ही टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन वाणिज्यवाद एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर पॉइंट एक क्वेश्चन है, तो इसको समझना भी ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको समझकर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करना ज़रूरी है। तो हम आज एक वाणिज्यवाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेंगे। हमने पहले पृष्ठभूमि देख लिया था, उसके बाद उत्पत्ति और अर्थ भी देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे वाणिज्यवाद के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब वाणिज्यवाद का सिद्धांत क्या है, वाणिज्यवाद की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 17वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में इस धारणा में अविश्वास व्यक्त किया जा रहा था कि किसी भी देश के लिए कृषि आवश्यक उद्योग है। 17वीं शताब्दी, इसका मतलब यह है कि 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। उसके बाद पश्चिमी यूरोप में इस धारणा में अविश्वास व्यक्त किया जा रहा था। पश्चिमी यूरोप में कौन से देश शामिल हैं? इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये वाले देश। तो इससे पहले क्या था कि कृषि एक अत्यंत 17वीं शताब्दी से पहले कृषि एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग हुआ करता था। और मेरे ख्याल से अब भी काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग है। लेकिन उस समय जबकि जनांगीय जो क्रांति है या फिर जनांगीय वृद्धि नहीं हुई थी, और उसके बाद औद्योगिक क्रांति का जो पृष्ठभूमि नहीं आई थी, तो औद्योगिक क्रांति की स्थिति नहीं आई थी, तो इस समय तक कृषि एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग हुआ करता था। लेकिन बाद के वर्षों में ये धारणा ये धारणा जोर पकड़ने लगी कि कृषि आवश्यक उद्योग नहीं है। अब इस धारणा के विरुद्ध यह इस तथ्य पर बल दिया जा रहा था कि जहाँ राज्य को स्वावलंबी होना चाहिए, वहीं इसे देशी उद्योगों और निर्यात द्वारा संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। अब क्या हुआ था कि इस बात पर बल देना चाहिए कि राज्य को स्वावलंबी होना चाहिए और इसे देशी उद्योगों और निर्यात द्वारा संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। अब हमें एक पॉइंट जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक पिछले जब हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक, तब हमने ये देखा था कि इसे निजी देशी, तब हमने ये देखा था कि कोई भी जो राज्य आरंभ में बनना शुरू हुए, तो ये राज्य कोशिश करते थे कि उनका जो व्यापारिक संतुलन है वो उनके पक्ष में रहे। व्यापारिक संतुलन मतलब कि जैसे आयात कम से कम हो, आयात में कम से कम पैसा खर्च करना पड़े और निर्यात करके अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। तो ये व्यापारिक संतुलन अपने पक्ष में रखें। इसके बाद निजी देशी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, निजी देशी उद्योगों और निर्यात द्वारा संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए।
यानी किसी भी तरह से ये जो संपत्ति इकट्ठे करने का तरीका है वो राज्य को संपत्ति इकट्ठी करना बढ़ाना चाहिए। अब इस मत के अनुसार ये स्वीकार किया जाने लगा कि कृषि क्षेत्र की भी एक सीमा है, यानी राज्य को स्वावलंबी तो होना चाहिए, लेकिन साथ में उद्योगों और निर्यात द्वारा संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। अब कृषि क्षेत्र की एक सीमा है जिसमें एक लिमिट से ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता है। जैसे अगर वहाँ पर उत्पादन मान लीजिए मैक्सिमाइज किया जाए, लेकिन कृषि एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरा साल मांगती है, और उस पूरे साल में अगर अधिक से अधिक उत्पादन भी किया जाए तो भी उसकी भी एक सीमा है। एक एक्सक्यूज़ मी, ये तो हम कृषि के बारे में पढ़ रहे थे कि कृषि जो होती है वो किसी राज्य में होती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। क्योंकि इसका कारण ये है कि कृषि उत्पादन के जो टूल्स चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, वो पूरा का पूरा साल लगा रहता है, और इसको एक हद तक ही मैक्सिमाइज किया जा सकता है, एक हद तक ही इसको बढ़ाया जा सकता है। तो कृषि उत्पादन की अपनी सीमा होती है। इसके अलावा लेकिन उद्योग की कोई सीमा नहीं है। उद्योग में असीमित संभावनाएं होती है। उद्योग जैसे मान लीजिए, आज उदाहरण हम ले सकते हैं इसका कि जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है या कपड़ा बनाने की मिल है। अब मान लीजिए स्टार्ट में वो शुरुआत में वो 1 महीने में 200 मीटर कपड़ा उत्पादित करती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी की मिल की कमियों को दूर किया जाएगा, और कई जो कंपनियां हैं वो लाखों मीटर तक कपड़ा उत्पादित करती हैं सिर्फ 1 महीने। क्यों? जबकि इसके लिए समय उतना ही लगा, ठीक है। हो सकता है मैन पावर बढ़ाया हो, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि समय उतना ही लगा, क्योंकि जैसे किसी ने इन्वेस्टमेंट किया उसका उस मिल में, मान लीजिए उसमें किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए थे, और जब ये कंपनी की मिल मान लीजिए कि उसमें कर्मचारी होंगे, उसमें कर्मचारी की थोड़ी सी संख्या बढ़ाकर वो अब बहुत ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। लेकिन कृषि में ऐसा संभव नहीं है। क्या कृषि में ऐसा संभव है कि जैसे मान लीजिए कि एक जगह 1 बीघा में इतने बोरी या 10 बोरी गेहूँ होते हैं, तो क्या ड्रामेटिकली ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मैन पावर भी ज़्यादा लगा दिया, लेकिन वो कितना बढ़ा देगा? सब कुछ करके भी वो 15 बोरी या 20 बोरी कर देगा उस उत्पादन को। लेकिन उद्योग में ऐसा नहीं था। उद्योग में इसको बहुत ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि उद्योग का जो रिज़ल्ट आता है उसमें समय कम लगता है। तो इसके लिए इस चीज़ की क्वालिटी को देखने के लिए एक जो पैरामीटर है, उसके अनुसार उद्योग जो है उसमें उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। यह सिद्धांत 1613 ईस्वी में एक इटालियन अर्थशास्त्री एंटोनियो सीरा ने अपने एक लेख उन देशों में जहाँ खाने नहीं हैं, सोना और चांदी लाने की विधियों पर संक्षिप्त लेख में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। ये सिद्धांत 1613 ईस्वी में एक इटालियन अर्थशास्त्री जिनका नाम एंटोनियन सीरा थे, उन्होंने अपने लेख में लेख लिखा कि उन देशों में जहाँ पर खाने मतलब माइंस नहीं है, वहाँ पर सोना चांदी कैसे लाया जाए। उन्होंने एक लेख लिखा था, उसमें ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने ये लिखा था कि ये जो उद्योग हैं उनसे संपत्ति इकट्ठी की जा सकती है। वाणिज्यवाद या व्यावसायिकवाद का मौलिक सिद्धांत यह है कि संपत्ति
बहुमूल्य धातुओं से अर्जित होती है। हमने अब पिछले वीडियोज़ में ये देख लिया है कि सोना और चांदी तब ऐसी बहुमूल्य धातुएं थी जिनसे संपत्ति अर्जित होती है। अब सोना और चांदी की एक निश्चित राशि परिभ्रमण में रहती है, इसलिए हर देश के हित में ये है कि वो इसका अधिकाधिक संग्रह करे। यानी जो देश जितना ज़्यादा सोना चांदी इकट्ठा करेगा, उतना उस देश के हित में होगा। उतना इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकाला गया अब कि राष्ट्र विदेशियों के धन से फलता फूलता है, और इस तरह आक्रामक युद्ध को कुछ हद तक न्यायसंगत माना गया, क्योंकि सदैव यह माना गया है कि सैनिक विजय शत्रु के मूल्य पर प्रत्यक्ष रूप से देश को लाभ पहुंचाती है। अब देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि सबसे पहला क्या है कि सोना चांदी किसी देश के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी देश को सोना चांदी का अधिक से अधिक संग्रह रखना चाहिए। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है, इसमें